हेलो डियर स्टूडेंट, मैं वासिफ और आज के इस इरिगेशन की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो टॉपिक है आज का वो है लॉस ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वोयर्स। कि जो रिजर्वोयर्स या जो डैम है उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो किस तरह से कम हो जाती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके लिए। हालांकि हमने इससे पहले क्लास में कुछ डिस्कस किया था, आपको पता होगा, हम जो तीन बेसिकली जो मेन फैक्टर थे उनके बारे में डिस्कस किया था। जो का पहला था इवेपोरेशन, और दूसरा था एब्जॉर्प्शन, और तीसरा था सेल्टिंग। तो इवेपोरेशन का क्या होता है, इवेपोरेशन के बारे में आप बखूबी जानते होंगे, शुरू क्लास से ही इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। बेसिकली जो टेम्परेचर की वजह से जो पानी, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो अपनी सतह को छोड़कर जब एटमॉस्फेयर में वायुमंडल के साथ जब चले जाते हैं तो उस फिनोमेना को कहते हैं इवेपोरेशन। और दूसरा फैक्टर क्या था, दूसरा फैक्टर था परकुलेशन। परकुलेशन क्या होता है, जब जो वाटर की जो सरफेस होती है, टॉप अपर सरफेस, तो उससे बहते हुए पानी जब ग्राउंड वाटर के रूप में चेंज हो जाता है। और इसी तरह से सिल्टिंग गाइस क्या होती है, हमने डिस्कस किया था कि जब जो अगर कोई वाटर रिजर्व है और उस वाटर रिजर्व में जिस जगह से भी पानी आ रहा है, जहाँ से भी पानी आ रहा है, तो जब वो वाटर सोर्स जब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के हो सकते हैं, तो उन पार्टिकल्स को लेके जब ज़्यादा क्वांटिटी में जब वाटर सोर्स वो जो मेन रिज़र्व है जब उसमें वो गिरती हैं, जब वाटर गिरता है वाटर, तो उसकी जो नीचे की जो सतह होती है वो बेसिकली धीरे धीरे कम होती रहती है, जिसकी वजह से जो वाटर की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अब देखें, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सिल्टिंग के ही बारे में है। कि जैसा हम ऊपर बता चुके हैं, जल गिरण क्षेत्र से जब अफवाह जल तेज़ी से बहता हुआ जलाशय में आता है तो अपने साथ बालू, सिल्ट, मिट्टी, बजरी आदि इत्यादि को बहाकर ले आता है। महीन सिल्ट व बालू निलंबित दशा में तथा मोटी बालू ग्रेवल आदि के रूप में पानी के साथ ही हो लेते हैं। बाढ़ के समय इन पदार्थों की मात्रा काफ़ी अधिक हो जाती है। तो बस ये भी वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं जो अभी हमने बताया कि जो जलाशय में जो आने वाली उसका जो कैचमेंट एरिया होता है, जहाँ जहाँ से उसको पानी मिल रहा होता है मेन वाटर बॉडी को, जब उसके कैचमेंट एरिया में जो उसके सोर्स हैं जब ज़्यादा क्वांटिटी में सेल्ट लेके आते हैं तो ये इशू आता है। और क्या है, जलाशय में आने पर पानी की गति शून्य हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उपरोक्त बालू, सिल्ट, बजरी
जलाशय की तली में एकत्रित होते रहते हैं। धीरे धीरे सिल्टिंग की ये मात्रा बढ़ती रहती है और जलाशय की तल धारता में प्रतिवर्ष कमी आती रहती है। ये यदि सिल्टिंग का क्रम रोका न जाए तो कुछ वर्षों के पश्चात जलाशय सिल्ट से भर जाएगा और जलाशय में सिल्ट का एकत्रित होना जल ग्रहण क्षेत्र के क्षेत्रफल, प्रकार, ढाल, वानस्पतिक दशा, वर्षा की मात्रा आदि पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब है कि जो सिल्टिंग की जो क्वांटिटी होगी और उसका इकट्ठा होना उस वाटर बॉडी में, वो डिपेंड किन किन फैक्टर पे करेगा कि वहाँ पे स्लोप कैसा है। अगर गाइस स्लोप ज़्यादा है तो सिल्ट कम उसमें आएंगे, और रॉक वगैरह या चट्टानी कोई एरिया है तो भी रॉक कम आएंगे वनिस्बत। अगर कोई ऐसा एरिया है जैसा मैदानी क्षेत्र, या फिर वहाँ पे जो ऐसा मैदानी क्षेत्र है जो नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, तो इन एरियो से जो पानी आएगा तो ये काफ़ी मात्रा में सिल्ट को कैरी करते हैं। अतः बांध के लिए स्थल चयन करते समय इस बात को भी ध्यान रखा जाता है। बांध की लाभदायक आय को निर्धारित करते समय जलाशय में प्रतिवर्ष आने वाली सिल्ट का भार भी विचार किया जाता है। जलाशय में सिल्टिंग के लिए संचयन क्षमता 10 से 20 रखी जाती है प्रतिशत। चलें, अब ये तो वही लिखा हुआ है। अब देखें जो जो चीज़ है वो है कि सिल्टिंग को कम कैसे कर सकते हैं। देखें, पहला जो मेथड है, पहला जो तरीका है वो है चेक डैम्स। जैसे अगर कोई, ये मान लें आप, ये कोई नदी बह रही है, ये कोई नदी बह रही है और ये उसकी सहायक नदियाँ हैं, तो हम इन सहायक नदियों पर क्या करेंगे, एक डैम एक कंस्ट्रक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से फिर जो है सिल्ट वगैरह की क्वांटिटी को यहीं पे हम ट्रैप कर लेंगे। तो देखें क्या लिखा हुआ है। अब्बा क्षेत्र से जो नाले, ड्रेन, सहायक नदियाँ बहती हुई मुख्य नदी में आकर मिलती हैं, उन पर उचित अंतराल पर कम ऊंचाई के मिट्टी पत्थर के रोक बांध दिए जाते हैं। पानी के साथ बहती हुई सिल्ट, रेत, बजरी, भाटे इन रोक के ऊपरी भाग में रुक जाते हैं और अपेक्षाकृत पानी साफ हो जाता है। ठीक है गाइस। और अब देखते हैं, अब जो है कंटूर समुच्च खाइयाँ खोदकर देखते हैं इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। आवास क्षेत्र में समुच्च रेखीय छोटी छोटी खाइयाँ खोदकर पानी के प्रवाह को कम कर सकते हैं। इसमें ढालू भूमि का अपरदन भी रुक जाता है और पानी में सिल्ट की मात्रा भी कम हो जाती है। भूमि संरक्षण के लिए ये विधि अपनाई जाती है। ओह शिट। वृक्षारोपण द्वारा भी हम जो सिल्टिंग की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। होता क्या है कि जो
दरख्तों की या जो वृक्षों की जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं, और जिसकी वजह से जो एरोज़न होता है, टूटना मिट्टी वगैरह का, तो ये कम होता है। सुलूस के द्वारा, तो ये गाइस कुछ तरीके थे जिनके द्वारा हम इसको रोक सकते हैं। अब गाइस बात आती है, अब तक जो हम जो जो जिक्र कर रहे थे वो था एक रिजर्वोयर के बारे में, जो मेन हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो कि डैम जिसको बोलते हैं, टर्न करते हैं। तो उसके पीछे जो हम एक वाटर को कलेक्ट जब कर लेते हैं तो इसको रिज़र्व बोलते हैं हम। अब बात जो टॉपिक रहेगा वो हमारा है डैम्स के बारे में। तो गाइस डैम्स वगैरह का आप फंक्शनलिटी तो जानते होंगे। फंक्शनलिटी का मतलब है फंक्शनलिटी कि वो उनका कार्य क्या रहता है, किस लिए बनाए जाते हैं। इसको बनाने के भी बेसिकली जो हमने इससे पहले जो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट होते हैं, रिवर प्रोजेक्ट, वही सारे काम होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना होता है, इरिगेशन है, फ्लड कंट्रोलिंग हुई, और एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन सकता है। तो ये कुछ मेन पर्पज़ होते हैं। तो अब जो हम बात करेंगे वो देखते हैं टाइप ऑफ डैम्स के बारे में। इससे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। एक्चुअली ये जो बुक है वो जो आपकी जो 3rd ईयर है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से दी गई है, लेकिन जो थोड़ा जो आपका जो 4th सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो इससे कुछ थोड़ा सा अलग है। तो मैं देखता हूँ वो अगर मिल जाए मुझे बुक। तो गाइस अब जो हम बात करेंगे वो एक्चुअली जो डैम की जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखें, पहला है ये जो मोस्ट कॉमन जो टाइप है, वो जितने भी आपने देखे होंगे कई तरह के कंस्ट्रक्शन के ऊपर हो सकते हैं। ये जैसे कि ग्रेविटी डैम हो सकता है, पैराबोलिक टाइप हो सकता है, और रॉकफिल डैम हो सकता है। तो सबसे पहला जो है हमारा, और यही ज़्यादातर प्रैक्टिकली भी यही कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ग्रेविटी डैम। यानी ग्रेविटी डैम इसको क्यों बोलते हैं, तो बेसिकली तो जो इसकी जो स्टेबिलिटी का जो फैक्टर होता है वो एक्चुअली प्रेशर होते हैं। जो आप जानते होंगे जो ग्रेविटेशनल जो फोर्सेस होते हैं वो एक्चुअली इसको स्टेबिलिटी देते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से प्रेशर इस पे काम करते हैं। एक तो वाटर प्रेशर हो गया, और ये तो वो हैं जो उस फोर्स के अगेंस्ट जो काम करते हैं। उन प्रेशर के बारे में वाटर प्रेशर है, विंड प्रेशर है, सिल्ट प्रेशर है, वेव प्रेशर है। और इन जो 4 तरह के जो प्रेशर हैं जो उस पर काम करेंगे, उनमें भी जो वाटर प्रेशर होगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा।
ऐसा बांध जो अपने ऊपर कार्य करने वाले सभी बलों को भार के कारण सुरक्षात्मक ढंग से संतुलित करता है तो प्रतिरोध कहलाता है। भाराश्रित बांध कहलाता है। कहने का मतलब ये कि जितने भी ये फोर्स होते हैं, जो प्रेशर होते हैं, उस पर ये सारे प्रेशर काम कर रहे होते हैं। और लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नीचे की तरफ काम कर रहा होता है, जो तो उसकी जो रिजल्टेंट होता है, नेट जो फोर्स होता है, वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा निकल के आती है, जिसकी वजह से वो एक स्टेबल फॉर्म में रहता है। और जब ये सिचुएशन नहीं रह पाती तो वो कोलैप कर जाता है। तो देखें, तो वही बोला गया है, ऐसा बांध जो अपने ऊपर कार्य करने वाले सभी बलों को भार के कारण सुरक्षात्मक, अपने भार की वजह से। भार क्या होता है? एम जी। एम जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। भार के कारण सुरक्षात्मक ढंग से संतुलित करता है तो भाराश्रित बांध कहलाता है। यदि बांध स्थल की भूमि मजबूत एवं कठोर हो तो इस बांध को इच्छानुसार ऊंचाई पर बनाया जा सकता है, जहां पर संकरी व गहरी घाटी होती है। गुरुत्वीय बांध बनाना उपयुक्त होता है। बांध के निरीक्षण के लिए बांध शिखर पर सड़क का निर्माण किया जाता है। अब जो है इसकी जो एक सेक्शन दिया है गाइस, आप देखिए, ये हमारा कोई वाटर टेबल है और ये जो डैम की ये हाइट दी गई है, ठीक है, और ये इसको स्लो पे डैम है। तो अब देखें कौन कौन सी क्या क्या चीज़। जो W है वो बांध के खंड का भार है, W। और जो डेंसिटी है वो है रो। तो हम देखते हैं क्या निकाला गया है यहाँ पे। बांध की चौड़ाई का बेसिकली यहाँ पे निकाली गई है। जो B है वो कितनी रहेगी। तो क्योंकि ये डेरिवेशन टाइप है तो आप ये तो ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा नहीं, तो ये जो सीधे सीधे जो फॉर्मूला है इसको आप याद रखिएगा। तो B बराबर क्या है, B इक्वल टू H अपॉन रूट रो। रो यहाँ पे क्या है, पदार्थ का डेंसिटी घनत्व। ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया का व्यू दिखाया गया है यहाँ पे। आप ज़रा देख लीजिए इसको। अब जो हमारा जो सेकंड टाइप ऑफ डैम है गाइस, वो है अर्थ डैम। अर्थ डैम के बारे में देखते हैं। अर्थ डैम में बेसिकली कंक्रीट हम स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करते। इसके लिए जो अर्थ को ही यूज़ किया जाता है। देखें आप, जब बांध स्थल पर पर्याप्त मात्रा में मृदा उपलब्ध हो तब मृदा बांध बनाए जाते हैं। मृदा अभियांत्रिकी के कारण 200 मीटर से अधिक ऊंचे बांध बनाए जाते हैं।
तो गाइस क्या है, जब बांध स्थल पर पर्याप्त मात्रा में जब सॉइल उपलब्ध होती है तब मृदा बांध बनाए जाते हैं। मृदा अभियांत्रिकी में विकास होने के कारण 200 मीटर से अधिक ऊंचे बांध बनाए जा सकते हैं। इन बांधों का निर्माण मृदा को परतों में बिछाकर और कॉम्पैक्ट करके किया जाता है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे जब ऊंचाई पर हम रोड वर्क जब होता है तो हम क्या करते हैं, अर्थ को एक हाइट और स्लोप प्रोवाइड करा कर हम उसको और कॉम्पैक्ट करके हम अपनी रोड को रोकते हैं। उसी तरह से वैसे ही कुछ उसी टाइप का कुछ ये भी रहेगा। देखो, मृदा बांध का अनुप्रस्थ काट समलंबाकार होता है। मृदा बांध के निष्पदन की संभावना रहती है, इसलिए उसे लचीले बांध के अंतर्गत रखा जाता है, जिसके कारण पानी बांध के प्रतिप्रवाह से अनुप्रवाह की ओर रिश्ता रहता है, जो बांध की सुरक्षा के लिए घातक है। इसके लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। अब देखें मृदा बांध की उपयोगिता क्या है। मृदा बांध का निर्माण निम्न अवस्थाओं में किया जा सकता है। जब मृदा की रचना बालू, सिल्ट व मटियार से हो और पारगम्य हो। जब मृदा बांध स्थल पर उचित गहराई तक दृढ़ नींव प्राप्त न हो तथा सबसॉइल भार धारण क्षमता बहुत कम हो। बांध की ऊंचाई कम रखनी हो। जब बांध टेम्परेरी प्रकार का हो, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये जब हमें पानी को टेम्परेरी तौर पर जब रोकना होता है तो बेसिकली अब इसके भी दो टाइप हैं। मृदा बांधों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया गया है, बेस्ड ऑन डिज़ाइन और बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। डिज़ाइन के बेस पे और कंस्ट्रक्शन के बेस पे। तो देखें, रचना के अभिकल्पन के आधार पर होमोजीनियस अर्थन डैम, जोन अर्थन डैम और अर्थन डैम विद बोरवेल डायग्राफ। देखें अब ये जो है समांग मृदा बांध के बारे में देखते हैं। ऐसे बांध जिनका निर्माण एक ही प्रकार की मिट्टी से किया जाता है समांग मृदा बांध कहलाते हैं। समांग मृदा बांध की फलकों को प्रतिप्रवाह की ओर 3:1 तथा अनुप्रवाह की ओर अनुप्रवाह का मतलब गाइस है कि जिस तरफ फ्लो हमें जो सोर्स है उस जिस तरफ सोर्स का फ्लो है उसी तरफ की डायरेक्शन कहलाती है अनुप्रवाह और उसके अपोजिट तरफ की डायरेक्शन प्रतिप्रवाह कहलाती है। तो ढाल के बारे में दिया है हमें कितना रखना है, 3:1 और 2 कहने का मतलब है। देखें अगर जो ये स्लोप आपको दिख रहा होगा तो अगर आप 3 मीटर आपने अगर क्षैतिज रखा है तो 1 मीटर आपको लंबवत रखना है, ये मतलब है इसका। बांध की प्रतिप्रवाह की तरफ की फलक का पानी से कटाव अतिप्रवाह फलक को कटाव से सुरक्षित रखने के लिए पत्थर की पिचिंग कर दी जाती है। पत्थर मतलब बिछा दिए जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, पत्थर बिछे हुए हैं। ये जो लिखा हुआ है ये रिसोर्ट के बारे में बताया गया हमारा हाईएस्ट फ्लोर लेवल है। पिचिंग कर दी जाती है। ये बांध एक ही प्रकार की मृदा से बना होता है, इसलिए रिसन सैचुरेशन लाइन के ऊपर अधिक मिट्टी डालकर बांध का आवरण बढ़ा दिया जाता है, जबकि ताकि जलदाब रेखा
हमेशा मृदा में दबी रहे। इस बांध के अनुप्रवाह में निकास नाली व फिल्टर बनाते हैं ताकि बांध से रिस कर आने वाला पानी बाहर निकल जा सके। अब गाइस जो है वो है बिस्मांग मृदा बांध। इसको देखते हैं। जब मृदा का निर्माण अलग अलग प्रकार की मृदा अलग अलग परत डालकर किया जाता है तो ऐसे बांध बिस्मांग मृदा बांध कहलाते हैं। इन्हें क्षेत्रीय मृदा बांध भी कहते हैं। इन बांधों के बीच में अपारगम मृदा का प्रयोग करते हैं तथा बाहरी तरफ पारगम मृदा का उपयोग करते हैं। अपारगम मृदाओं के अंतर्गत मृदा का टाइप बताया गया है कि कौन कौन सी अपारगम मृदाएं हैं। मृतिका में रेत। पारगम मृदाओं के अंतर्गत बालू, बजरी, मोरम का यूज़ किया जाता है। बांध में जो भाग अपारगम मृदा का बना होता है उसे अप्रवेश क्षेत्र कहते हैं तथा जो भाग पारगम मृदा का बना रहता है उसे प्रवेश क्षेत्र कहते हैं। बांध के मध्य बना अप्रवेश क्षेत्र पानी के प्रवाह को रोकने का कार्य करता है तथा बाहर का प्रवेश क्षेत्र जो पारगम मृदा का बना होता है अप्रवेश क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करता है। तो अब आप इसका जो फिगर दिया हुआ है पिचिंग वगैरह स्टोन पिचिंग, इसमें देखें जो स्लोप रहेगा वो 2:1 का है, बेड 3:1। ठीक है गाइस। अब एक और ये है कि कोर अर्थ डैम। चलिए ये कुछ अब इसको अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक में वो फेलियर ऑफ अर्थ एंड डैम्स के बारे में बात करेंगे और फिर स्पिलवे, कंक्रीट डैम और फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके गाइस, तो आज की क्लास में इतना ही।